बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक़ अहमद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। पीटीआई के साल 2009 से 13 तक आमदन और अखराजात में मुताबिकत नहीं, 31 करोड़ रुपए के फंड जाहिर नहीं किए। पीटीआई ने 63 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। स्क्रूटनी कमेटी का रिपोर्ट में इंकशाफ। स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक स्टेट बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 साल में पीटीआई के अकाउंट्स में 1 अरब 64 करोड़ 26 लाख से जायद फंड आए, लेकिन पीटीआई ने 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख रुपए के फंड जाहिर किए, जबकि निजी बैंकों के खाते भी जाहिर नहीं किए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा रिपोर्ट में ताज़ा तरीन नकात क्या सामने आए हैं, क्या इंकशाफात हुए हैं? तहरीक इंसाफ से मुतालिक बात हुई और इस समाअत के दौरान अहम इंकशाफात सामने आए। स्क्रूटनी कमेटी की जाने से रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट भी बताया गया है कि तहरीक इंसाफ ने 2009 से 2013 तक 30 करोड़ रुपए की रकम छुपाई और उन्होंने 30 करोड़ रुपए के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाहिर नहीं किए। गैर जाहिर शुदा अकाउंट्स और फंड्स की जो इंकशाफ है उस बैंक की रिपोर्ट में हुआ। पीटीआई की तरफ 33 करोड़ 22 लाख के फंड इलेक्शन कमीशन में जाहिर किए, जबकि जो अकाउंट्स स्टेट बैंक से मिले उनके मुताबिक 1 अरब 64 करोड़ 26 लाख रुपए के फंड इनके अकाउंट्स में आए। तो यूं पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से 63 बैंक अकाउंट्स भी छुपाए और 75 बैंक अकाउंट्स में से सिर्फ 12 बैंक अकाउंट्स को जाहिर किया गया है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि न्यूजीलैंड और कनाडा के जो पीटीआई के अकाउंट्स थे उन तक किसी को रसाई नहीं दी गई और मुख्तलिफ निजी बैंकों के खाते भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाए गए हैं। जबकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ और जो इनके ऑडिटर थे उनके खातों की और रसीदों की जो है वो ममासलत भी नहीं थी और यूं तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में बड़े पैमाने के ऊपर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के ऊपर प्रीकैन से 10 रोज के अंदर जवाब तलब करते हुए आज केस की समाअत मुलतवी की है और इसमें जो इंकशाफात हुए हैं वो ये हुए हैं कि पीटीआई ने तकरीबन 31 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं वो छुपाए हैं। सही। फ़हीम हमारे साथ ही मौजूद रहे। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा अहम इंकशाफात सामने है, इस रिपोर्ट से मुतालिक मजीद हमें आप बताइएगा। जी देखिए, ये बड़ा अहम एक रिपोर्ट है और बिलखसूस पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के एंगल से हम देखें तो बड़ा इसके ऊपर सबकी नजरें इसके ऊपर जमी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने एक तवील अरसे के बाद बिलाखिर ये रिपोर्ट जारी की, समातें हुई, कई समातों के अंदर मुतलका रिकॉर्ड पेश किया गया। अल्टीमेटली अब वो पूरा इस सारी एक्सरसाइज का क्रक्स हमारे सामने आ गया है। 2 चीजें इसमें बिल्कुल वाजे हो गई हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी अकाउंट्स थे, बैंक अकाउंट्स थे, वो प्रॉपर मुजवजा कानून के मुताबिक मेंटेन नहीं किए गए। ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई और इस रिपोर्ट ने बड़े पैमाने के ऊपर बेज़ाब्तियों की भी निशानदही कर दी है। सिर्फ देखें तो 63 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाए गए और जो अमाउंट है वो भी 31 करोड़ रुपए की अब तक सामने है। ये भी एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन जो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकते थे, जो तमाम सियासी मुबस्सिरीन की इसके ऊपर नजरें जमी हुई थी कि क्या इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस लेवल पर जाकर इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। सबसे बड़ा जो खतरा था वो अब तक की फाइंडिंग्स के मुताबिक तो वो टलता नजर आ रहा है। बिलखसूस इस रिपोर्ट में अब तक कोई ममनुआ फंडिंग की बात नहीं की गई, जो सबसे ज्यादा तबाहकुन साबित हो सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कि जो अब तक जो ऑडिट रिपोर्ट सामने है उसमें बेज़ाब्तियां डेफिनेटली आइडेंटिफाई की गई हैं और इन बेज़ाब्तियों की करेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या स्टेप्स लेता है। लेकिन जो मुतलका कानून के मुताबिक अगर अब तक की जो एक्सरसाइज है इसमें कोई ममनुआ फंडिंग स्टैब्लिश होती, बिलखसूस अगर हम कोई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात करते या वो ऐसे जराए जिनसे आप किसी पार्टी के लिए फंड हासिल नहीं कर सकते, वो अगर इस एक्सरसाइज में एस्टेब्लिश हो जाते तो शायद आज का दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल और परेशानी का दिन होता। लेकिन इस वक्त तक की फाइंडिंग्स में ये चीजें सामने नहीं आई। लेकिन ये जरूर है कि बड़े पैमाने के ऊपर इस रिपोर्ट में बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन बेज़ाब्तियों की करेक्शन के लिए क्या हिकमत अमली अपनाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरीके के साथ इनको करेक्शन करती है। अमूमी तौर के ऊपर एक तासुर जरूर दिया जाता है कि पोलिटिकल पार्टीज की जितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके अगर उनके अकाउंट्स की छानबीन करवाई जाए तो इस किस्म के
बेज़ाब्तियां मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर इस किस्म के इल्जामात आयद करती आई है और ये मामला वहां पर भी है। तो शायद ये आने वाले दिनों में बेज़ाब्तियां तो हल हो जाएं, लेकिन जो ममनुआ फंडिंग का मामला था वो अब तक सामने नहीं आया। जी अच्छा सुहेल इकबाल भट्टी, ये बताइएगा अगली समाअत इस केस के हवाले से कब होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज की समाअत में मौक़िफ़ क्या रहा है? देखिए, अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया है जो उनकी रिपोर्ट सामने आई है। अब अल्टीमेटली जो फाइनल उनकी स्ट्रेटजी होगी लीगल कंसल्टेशन के बाद कि इनको इन रेगुलरिटीज को कैसे अंडू करना है, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमिन करना है, ये उनका मौक़िफ़ाना तो अभी सामने बाकी है, उनकी हिकमत अमली सामने आना बाकी है। लेकिन वो चीज़ें जो अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई थी, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनके ऊपर भी मुतमिन करना होगा। जैसे कि कनाडा के और उसके साथ न्यूजीलैंड के बैंक अकाउंट्स की बात की गई, अल्टीमेटली वो चीजें भी उनको जाहिर करना होगी। तो ये चीजें मेरे ख्याल में मुस्तकिल तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेटल करना पड़ेंगी और आइंदा फ्यूचर में कोई पोलिटिकल पार्टी ऐसी मैसिव रेगुलरिटीज ना करें, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई अपना वाज़ेह तौर के ऊपर लाहेअमल अपनाना होगा और उसके साथ सियासी जमातें भी इससे डेफिनेटली बहुत कुछ लर्न करेंगी। अच्छा भट्टी साहब, हमें इस बारे में बताइएगा कि अगर इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई होती है तो पीटीआई के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? देखिए, जो मुख्तलिफ अभी तक हमने कानूनी माहिरीन से बात की, इसके इम्पैक्ट जानने की कोशिश की, बिलखुसूस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कवानीन से आगाही रखते हैं, उनके मुताबिक ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुरतब करके जारी की है, इसका अरकान कौमी असम्बली या अरकान सूबाई असम्बली या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। वो उसी सूरत में हो सकते थे जब कोई ममनुआ फंडिंग इसके अंदर एस्टैब्लिश होती। तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये बेज़ाब्तियां हैं और इन बेज़ाब्तियों अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये बेज़ाब्तियां। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकबर एस बाबर साहब, फरमाइएगा, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुख्तसर मैं आपसे ये कहता हूँ, क्योंकि अभी वो जो रिपोर्ट है वो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, तो उसकी हम अभी जांच पड़ताल जारी है और इंशाल्लाह उसकी बड़ी तफसील से उसके बारे में हम अपना लिख के इलेक्शन कमीशन में अपना तजिया देंगे। लेकिन इसमें जो बड़ी अहम तरीन बातें हैं कि मेरे जो तमाम इल्ज़ामात थे, मेरे इल्ज़ामात क्या थे कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है बहुत बड़े पैमाने पे। गैर कानूनी फंडिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। गैर मुल्की कंपनियों ने फंड किया, वो इसमें निशानदेही होगी। गैर मुल्की शहरियों ने फंड किया, वो इसमें निशानदेही होगी। अकाउंट्स को बहुत बड़े पैमाने पे, मैं अभी आपसे वैसे ही एस्टिमेट के तौर पे कह रहा हूँ, जो स्टेट बैंक से आए, कमेटी रिपोर्ट कहती है कि 50 से ज्यादा अकाउंट पीटीआई ने छुपाए, खुफिया रखे, कंसील किए। बहुत बड़ा क्राइम है। तो अभी तो ये जो मामलात हैं ये तो अभी खुल रहे हैं। वो रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने आ रही हैं। अभी इसमें हमारी जो रिपोर्ट थी, जो 2 ऑडिटर्स ने पेश की थी कमीशन को, कमीशन के हुक्म पे, और मैं ये याद दिला ठीक है, हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा अकबर एस बाबर साहब। हमारे साथ वजीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक हबीब साहब, फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो समाअत हुई है और जो तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं, उस पर पार्टी मौक़िफ़ क्या है? आप पार्टी क्या देख रही है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को मुतमईन किया जाएगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन जब इसके ऊपर हेयरिंग करेगा तो उसमें तमाम तर चीज़ें, जो रिपोर्ट है उसका हम भी जायजा ले रहे हैं। ये रिकॉर्ड तो जो है वो हमने खुद जमा करवाया हुआ है और बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसमें पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और हमारे ओवरसीज पाकिस्तान नहीं है, बैरून मुल्क जो पाकिस्तान को $30 अरब तरसीलात ज़र भेजते हैं, वो उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो हमारे डोनर्स हैं और तमाम रिकॉर्ड हमारा जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को हमें जमा करवाया है, हमने रिकंसाइल करवाया है। बल्कि जो अकबर एस बाबर साहब किसी स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हैं, वो स्क्रूटनी कमेटी ने आज उसको कह दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट नहीं थी, कोई एसन फर्म के हवाले से ये जिक्र करते थे। इसके अलावा जो हमारे जो डॉलर्स आए हैं, जो हमारे पैसे आए हैं, वो तमाम मौजूद हैं। इसके अलावा जो उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि ये को मजीद आगे उस हवाले से कोई तफसीलात जो है वो पटिशनर फराहम जो है वो नहीं कर सकता। तो इस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि तमाम रिकॉर्ड हमारा क्लियर है। हम तो आज इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा भी की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी जारी है, तो उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग के
خفیہ اکاؤنٹس بھی سامنے آئے ہیں جو ہماری انٹرم آڈٹ رپورٹ ہے اس کے اندر، تو تمام جماعتوں کا جو ہے وہ کیس کو ساتھ ایک طرح جو ہے وہ لے کے چلا جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کیس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 63 بینک اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے آج کی کمیٹی کے اندر، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی 63 اکاؤنٹ کا جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کسی جگہ پر 63 اکاؤنٹس کا ذکر نہیں ہے، میں نے وہ خود پڑھے ہیں، اور جو کچھ اکاؤنٹس ہمارے ڈسفنکشنل ہیں، کچھ اکاؤنٹس ہمارے جو ہے وہ صوبوں کے اندر موجود تھے، جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو ہم نے وہ تمام ریکارڈ بھی اسکروٹنی کمیٹی کو دیا ہے۔ اور ایک ایک چیز موجود ہے، آج کل کون سا کوئی چیز معلوم کرنا کام ہے، اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اس بینک اکاؤنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ اوپن فیکٹ ہے، آپ کسی بھی بینک سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس میں چھپانے والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ اچھا فاروق حبیب صاحب، آج کی رپورٹ کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ مطمئن ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ رپورٹ بالکل ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً 1 ارب 33 کروڑ 22 لاکھ روپے کے فنڈز ظاہر نہیں کیے ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ تو ہمارا وہ بھی ہم ریکنسائل کروا رہے ہیں، وہ انٹر ٹرانزیکشن ہے، ہمارا ٹوٹل 1 ارب 33 کروڑ روپے کا انہوں نے جو ہے وہ فاؤنڈ کیا ہے، اس میں جو ہمارے اپنے ہی بینک اکاؤنٹ پارٹی کے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں یعنی صوبائی بینک اکاؤنٹس میں پیسے بھیجے گئے ہیں، ظاہری بات ہے اخراجات کرنے ہوتے ہیں، کیمپینز آپ چلاتے ہیں، تو وہ ڈفرینس ہے، اس ڈفرینس کو ہم نے ان کو ریکنسائل جو ہے وہ کروا دیں گے، وہ ہماری فائنانس ٹیم وہاں پہ موجود ہے، تو یہ ایسا کوئی نہیں۔ دیکھیں، 2 بنیادی چیزیں جو الزام تھا، الزام یہ تھا کہ فارن فنڈنگ ہوئی، تو فارن فنڈنگ تو اسکروٹنی کمیٹی کے اندر کسی جگہ نظر نہیں آ رہی کہ فارن فنڈنگ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی بیرونی اینٹی سے پیسہ لے کے، کسی بیرون ملک سے پیسہ لے کے اس کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ایسا تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی، نہ کبھی پی ٹی آئی نے ملک کے مفاد کے خلاف کبھی کوئی کام کیا ہے۔ دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا یہ ممنوعہ ذرائع سے فنڈ حاصل کیے گئے ہیں، جو قانون کا حصہ ہے، اس میں اگر کوئی ممنوعہ ذرائع سے پیسہ جنگلوں میں، جو کیلیفورنیا میں، آسٹریلیا میں کبھی اس طرح کی فارسٹ فائرز نہیں ہوئی، اور پھر فلڈز، کئی ملک تو بہت زیادہ متاثر ہیں، فلپینز میں کبھی سائیکلون آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، بہت جو اس کا کاسٹ ہے ہیومن سوسائٹی کو، کہ جو نقصانات کر رہے ہیں، اور پھر یہ اسی طرح اگر دنیا نے اس کے اوپر احتیاط نہ کی تو اس کا جو امپیکٹ پڑے گا ایگریکلچر پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ۔ لیکن میں پاکستان پہ آنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے شہروں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، ہمارے جو گلیشیئرز ہیں ان کو افیکٹ کر رہا ہے، اور ادھر سے سارا پانی آتا ہے ہمارے دریاؤں کے اوپر۔ تو یہ جو ہم نے نیچر بیسڈ سولوشنز، اور یہ جو آج ورلڈ بینک کے ساتھ آپ نے سائن کیا ہے، اس کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، یہ میں اس لیے آپ کو امین اسلم، آپ کو اور آپ کی ساری منسٹری جو ہے کلائمیٹ چینج کی، آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مختلف سٹیپس لیے ہیں اب جو آنے والی ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم یہ جو 10 ارب بلین ٹری سونامی جو ہماری ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا پہلی فارسٹ کور بہت تعزیتی تقریب منعقد ہوئی جس میں تمام مکاتب فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر برقیات و اطلاعات محمود ریاض، چیئرمین کشمیر گلوبل سپریم کونسل راجہ سکندر اور دیگر شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ وسیم کاظمی رپورٹ کریں گے۔ سلاؤ کی جامع مسجد میں ہونے والی تعزیتی تقریب میں راجہ اسحاق خان مرحوم کے 2 صحباب اور کمیونٹی کی دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکا نے مرحوم کشمیری رہنما راجہ اسحاق کی مغفرت کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی سماجی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے اظہار خیال بھی کیا۔ اس موقع پر مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما سردار امجد عباسی، سردار شکیل، سابق ڈپٹی میئر سلاؤ راجہ عزیز، سابق کونسلر چودھری بشارت، راجہ غضنفر نوابی، راجہ شوکت اور چودھری حاجی شبیر سمیت دیگر شرکا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ممتاز کشمیری رہنما راجہ اسحاق تحریک آزادی کشمیر کے بہترین سفیر تھے۔ برطانیہ میں تحریک آزادی کشمیر کے مظاہروں کو کامیاب بنانے میں راجہ محمد اسحاق کا مثبت کردار ناقابل فراموش ہے۔ اوورسیز کشمیری کمیونٹی ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیری رہنما راجہ اسحاق کی پہلی سالانہ برسی پر وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرتے رہیں گے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ راجہ اسحاق مرحوم کشمیریوں کی مؤثر آواز ہے جنہوں نے کشمیریوں کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی۔ راجہ محمد اسحاق خان، جب ان کا نام لیں
تو یہ تاریخ آزادی کشمیر کی علامت تھی. چاہے کوئی نعرہ بلند کرے کشمیر کا یا نہ کرے، راجہ محمد اسحاق خان وہ ایک واحد شخصیت تھے، وہ خود ہی اتنا بلند کر دیتے نعرہ کہ دنیا کا توجہ کشمیر کی طرف ہوتا جاتا تھا. راجہ صاحب کا نام جب بھی لیں تو تحریک آزادی کشمیر کا سامنے آتا ہے. میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. راجہ اسحاق صاحب اس برطانیہ میں اور یورپ سارے میں تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل تھے. وہ ہمیشہ اراول دستے کا کردار ادا کرتے تھے. فیملی کو میں دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ ایسے بچے ہونے چاہیے کہ ان کے جو پیچھے ہمارے ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کرائیں بزرگوں کے لیے. راجہ اسحاق خان اپنی مثال آپ تھے، وہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے. ڈاکٹر ایوب ٹھاکر صاحب مرحوم اکثر کہا کرتے تھے کہ خدائی خدمتگار ایک مجاہد آدمی، جس کو ان کو سپریم کمانڈر کا انہوں نے خطاب دیا تھا راجہ اسحاق خان صاحب کو. اور عملاً میں کہوں گا کہ برطانیہ میں مظاہروں کے اعتبار سے ادر دین تحریک کے اندر موومنٹ پیدا کرنے میں راجہ اسحاق خان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. I would also like to take this opportunity to mention that my dad, he served a lot for the Kashmir cause for the last 3 decades also, and may Allah Ta'ala give him جنت الفردوس. ایک سال پورا ہو رہا ہے ظاہر ہے راجہ اسحاق صاحب کی رحلت کے بعد، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کا ایک بہت بڑا باب بند ہو گیا تھا 1 سال پہلے ہم سے جدا ہوئے جب وہ. اور آج ہم پورے برطانیہ میں جو کشمیری کمیونٹی ہے خصوصی طور پر، اور بالعموم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی دونوں اس اتنے بڑے نقصان کا جو ازالہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا، اور شاید ہی کبھی یہ ازالہ ممکن ہو. ہماری کمیونٹی کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھے. اسحاق صاحب نے وہ روح ہماری کمیونٹی کے اندر بیدار کی کہ جس کی کمی ہمیشہ رہے گی، لیکن مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو انہوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا. انہوں نے کشمیر کاج کے لیے اپنی زندگی رقم کی تھی، ان کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا آج. اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم کٹھے مل کر چلتے تھے، آج ہمیں شدید قسم کی سخت ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی ہم مظاہرہ کرتے تھے کشمیر کاج کے لیے وہ سب سے آگے ہوتے تھے، وہ سب سے پہلے پہنچتے تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند مقام عطا فرمائے. اور میری یہ دعا ہے ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ ایک اسحاق خان راجہ ایک مجاہد آدمی تھا. اس نے کبھی کوئی برادری نہیں دیکھی، کوئی قوم نہیں دیکھی، کوئی مذہب نہیں دیکھا. جس مذہب کے ساتھ بھی بددیانتی ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا. دعائیہ تقریب میں برطانیہ میں مقیم کشمیریوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور تحریک آزادی کو دوام بخشنے کے عزم کا اظہار کیا. وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن. بریگزٹ کا 1 سال مکمل ہونے پر برطانیہ مشکلات کا شکار ہے. کووڈ کو بھی حکومت نے بہتر انداز میں ڈیل نہیں کیا، جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہو رہی ہے. کشمیر کا مسئلہ برطانیہ کا ہی پیدا کردہ ہے، انہیں ہی اسے حل کرنا ہوگا. برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان نے بیورو چیف یوکے غلام حسین امان سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام کا فیصلہ غلط ہے. یہ ریفرینڈم ہوا تھا، ریفرینڈم میں یہ ڈیسیشن آئی تھی، لیکن اس کے جو فل تاثرات ہیں، جو امپیکٹ ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. بڑی تھن میجورٹی تھی نا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کلیئر ہے. یہ بہت بڑی بریچ تھی اس لیول پہ کہ سپلٹ بہت تھا ملک کے اندر، لیکن کیونکہ میجارٹی اتنی بھی چھوٹی تھی، فیصلہ تھا نکلنے کا اور ہم نکل چکے ہیں. تو سچویشن اب اس وقت یہی ہے کہ ہم اس کا جو فل امپیکٹ ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے. اس میں یہی چیز ہے کہ بہت سے جو چیزیں ہیں بزنس کے حوالے سے وہ مشکلات بھی سامنے آ رہی ہیں. جو ڈرائیورز کی آپ بات کر رہے تھے HGV لائسنس وغیرہ کے لیے شارٹیج ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. جو میڈیکل کی طرف ہے وہ پہلے بھی تھی، اب اور بڑھ رہی ہے پینڈیمک کے نقطہ نظر سے. تو یہ وہ مشکلات ہیں، اس کو ہم نے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لانگ ٹرم ملک کا مفاد یہی ہے کہ جو ہمارا اکنامک بیس ہے اس کو ہم مضبوط رکھیں. اگر آپ ون لائنر آپ سے پوچھوں کہ جو اس وقت برطانیہ کی معیشت تھوڑا سا ڈکلائن کی طرف ہے، از بیکاز آف بریگزٹ اور بیکاز آف دا کرونا؟ آئی تھنک دا ڈیفیکلٹی یہی ہے کہ یہ چیزیں کمپلیکس ہوتی ہیں.
ब्लैक एंड वाइट नहीं होती जो शॉप करके कहते हैं। मैं ये कहूँगा कि ब्रेक्सिट भी इसमें इन्वॉल्व है, पेंडेमिक भी इन्वॉल्व है, और जो करंट वर्ल्ड क्लास सिचुएशन है उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो ये मिल के चीज़ें होती हैं, लेकिन इम्पैक्ट यही है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं। आप समझते हैं कि जो टोरी गवर्नमेंट है जी, ये इसको कुछ बेहतर तरीके से डील कर रही है ब्रेक्सिट को और कोविड को? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये ठीक तरीके से कर रहे हैं। अगर आप इसको ब्रेक्सिट को देखें तो आप देखें कि सबसे बड़ा जो ख़तरा में सामने नज़र इस वक्त आ रहा है कि हमारी जो नॉर्दर्न आयरलैंड की सिचुएशन है, जहाँ पे अमन कायम हुआ था, वो ख़तरे में है। आप जब स्कॉटलैंड को देखते हैं तो ये जो 300 साल 400 साल से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था हमारा मिल के मुल्कों का चलने का, वो ख़तरे में है। तो ये लॉन्ग टर्म जो मेन इश्यूज़ हैं उसमें ख़तरे पैदा कर दिए हैं इन्होंने। और उसके बाद जो फ़ायदे की बात है, जो कहते थे कि अवन रेडी ये डील है, वो भी सामने अब चीज़ें आ रही हैं कि कोई ख़ास डील भी कहीं जगह पे नहीं हो रही। तो ये मुश्किलात तो क्लियर कट वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि गवर्नमेंट राइट पॉलिसीज़ ले। जो आपने पेंडेमिक की बात की है, अगेन आप देखें तो चीज़ सामने आ जाती है। ये जो जितनी मर्ज़ी बातें करें, तो जो रियलिटी ये है कि हमको 160,000 लोगों की जानी नुकसान हुआ है। ये किसी और मुल्क में भी इतना हुआ है? तो क्या वजह है कि जो इतना छोटा मुल्क है और इनके पास NHS सर्विसेज भी थी उसके बावजूद? तो ये क्लियर बात है कि इनकी हैंडलिंग जो थी पेंडेमिक की, ये गलत हुई है। पर्टिकुलरली एवरी स्टेज पे ये लेट हुए हैं। अभी इस वक्त आप देखें कि पूरे जो स्कॉटलैंड में उन्होंने रूल्स रेगुलेशन चेंज किए हैं, वेल्स में उन्होंने चेंज किए हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में उन्होंने चेंज किए हैं, लेकिन इंग्लैंड में इन्होंने चेंज अभी तक नहीं किए, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर इख्तलाफ है इस मसले पे। तो पार्टी के इंटरनल इख्तलाफ को डील करने के लिए उन्होंने लोगों को खतरे में डाला हुआ है। अभी जो हॉस्पिटल एक तरफ पे नए डाल रहे हैं ताकि जो उसको कोप करने के लिए बना रहे हैं जी, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं, पार्टीज़ हैं, होते रहें। दूसरे साल पहले जब हुआ था पार्टी, ये खुद 7-8 इन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में करते रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि नहीं। तो ये जो तज़ाद है, कंट्रडिक्शन जो है, ये सामने है। तो मैं समझता हूँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और बात जो लोग जानना चाहते हैं कि कश्मीर के मसले पर हमने देखा कि आप पार्लियामेंट के अंदर आपकी हमने डिबेट भी देखी है, आपकी बड़ी दबंग तकरीर भी हमने देखी है। तो क्या वजह है कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टोरी गवर्नमेंट को स्पेशली, कन्विंस नहीं कर पाते कि वो इंडिया के ऊपर इतना दबाव बढ़ाए, या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो, उसको क्या कश्मीर के अंदर अट्रॉसिटीज़ नज़र नहीं आती? आई थिंक मेरे ख्याल में जो असल पॉइंट है वो इकनॉमिक इंटरेस्ट की बात है। ये इकनॉमिक इंटरेस्ट को प्रेफर कर रही है हुकूमत इस पे कि जो इंसाफ की बात है। जो हकीकत है वो ये है कि ये इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो इनका बनाया हुआ है, अनफिनिश्ड एजेंडा इनका है। तो वो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपका काम गलत हुआ है तो जब भी आपको मौका मिले आप करना चाहिए। लेकिन आप जब भी इनसे बात करते हैं हुकूमत से तो सवाल होता है, तो ये कहते हैं जी कि ये इट्स अ मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये खुद गलत बात है कि ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मसला है, जबकि UN के रेजोल्यूशन पड़े हुए हैं। तो UN का मसला है, आप परमानेंट मेंबर हैं, आप कॉमनवेल्थ में हैं, 3-4 मिलियन के बशिंदे आपके यहाँ रह रहे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कश्मीरी खुद एक अपनी कम्युनिटी है जिसका अपना ये मसला है, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो हाउ इज़ दिस राइट? तो इनकी जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ ये ड्यूप्लिस्ट है, डबल स्टैंडर्ड्स है, और इसको हमें चैलेंज करना चाहिए, और हम इंशाल्लाह हर बार करेंगे। बरतानिया में मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल परेशान कुन। बरतानवी बाशिंदे मुतवक्किल लॉकडाउन से खैफ, दुकानदारों में इजहार तशवीश। कहते हैं कि अगर लॉकडाउन लगा तो मज़ीद मुआशी हालात अबतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी मज़ीद सख्तियाँ ताहाल नाफिज न करने का इंदिया दे दिया है। साउथ हॉल के मकामी दुकानदार और ख़रीदारों ने ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। बरतानिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरात। कोरोना वायरस के नए केसेस के पेश नज़र हुकूमत बरतानिया की जानिब से प्लान B जारी कर दिया गया, मगर आम शहरी मुतवक्किल लॉकडाउन और समाजी सख्त हदायत के हवाले से तशवीश का शिकार। लंदन और गिरदोनवा की मार्केट के दुकानदारों में भी गर्दिश करती खबरों ने तशवीश बढ़ा दी। उनका कहना था कि लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुद एहतियात करते नजर आ रहे हैं, इसलिए मजीद लॉकडाउन की तरफ जाना मुनासिब नहीं होगा। नहीं लगना चाहिए। ये है कि सेफ्टी के लिए मास्क वगैरह पहने, इंजेक्शन वगैरह सब लें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एहतियात करनी चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन क्योंकि अब तो लोग यूज़ टू हो गए, अब अपना सेफ्टी तो कर सकते हैं ना। लॉकडाउन से तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा। ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन दोबारा हुआ तो बहुत ही मामला ख़राब हो जाएंगे कारोबारी लिहाज से, तो मतलब वो जो अच्छा नहीं है।
अब देखें ये इस टाइम पे सारी मार्केट खाली कोई बंदा है ही नहीं। ये हमारा तो जो है मीज़ू का वो पहले सबसे बंद होता है पहले, और वो ऐसा बंद होता है लोगों के कारोबार चलते रहते थोड़े बहुत, लेकिन हमारा जो है बिल्कुल वो बंद हो जाता है। और अच्छा है, पता है क्या एहतियात है, एहतियात ज़रूरी है, लेकिन हमारे काम पर बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ज़ाहिर है जो पोजीशन इस वक्त चल रही है, जो जिस तरह पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, इसमें प्रॉपर एक होना तो चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए दोबारा, ताकि ये मज़ीद इंक्रीज़ ना हो और जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसमें इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रॉपर लॉकडाउन नहीं भी हो तो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए लाजमी, ताकि मास्क ज़रूरी होना चाहिए। लॉकडाउन का कोई हल नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि लोगों को खुद ही, आवाम को खुद चाहिए कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करें, मास्क यूज़ करें, थोड़ा डिस्टेंस रखें, क्योंकि लॉकडाउन से ऑलरेडी बिजनेसेस जितने भी हैं वो तो सब तबाह हो चुके हैं। हुकूमत बरतानिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि बढ़ते हुए केसेस यकीनी तौर पर तशवीश का बायस है। ताहम ताहाल लॉकडाउन या मजीद माशी या समाजी सख्तियाँ मुतारिफ नहीं करवाई जाएंगी और कोरोना के फैलाव पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आने वाले दिनों में बरतानवी हुकूमत की जानिब से मजीद इकदाम माशी हालात को पेश नजर रखते हुए किए जाने की उम्मीद की जा रही है, जिस पर मुकामी बाशिंदों में इज़्तिराब भी पाया जा रहा है। लोगों का कहना था कि एहतियाती तदाबीर करके ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लॉकडाउन जो है वो इस मसले का हल नहीं। इससे कबल लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मईशत को नुकसान हुआ। साथी रिपोर्टर वसीम खातमी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दुबई के मुकामी होटल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज़म के एजाज़ में एक पुरवकार आशाइए का अहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी मीडिया, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी समाजी सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद रिपोर्ट करेंगे। एक्सपो 2020 दुबई में वफाक, पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सरमायाकारों को रागिब करने के लिए मुतहरिक हो गई। दुबई में मुकीम बिजनेस कम्युनिटी और गैर मुल्की सरमायाकारों से राब्तों में तेजी आ गई। सदर पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन UAE की जानिब से दुबई में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म के एजाज में एक पुरवकार इशाया का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी को फरोग देना था। इशाया में डायरेक्टर जनरल टूरिज्म एंड कल्चरल अथॉरिटी कामरान आफरीदी, एजाजी काउंसलर ऑफ ताजिकिस्तान, वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इंजीनियर सईद महमूद समेत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदों ने शिरकत की। इशाया के मेजबान सदर पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन UAE इंजीनियर जुबैर खान का कहना था कि KPK हुकूमत ने हमारे हदशात को दूर किया है। अब KPK में भी सरमायाकारी के दरवाजे खुलेंगे। हमारे जो भी क्वेश्चंस थे और जो भी हमें कंफर्मेशन चाहिए थी और सेटिस्फेक्शन चाहिए थी, उन्होंने बहुत हमें सेटिस्फाई किया है। और दीज आर द थिंग कि एक इन्वेस्टर जब पाकिस्तान में जाता है, ही वांट सेटिस्फैक्ट्री एंड सेफ्टी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो दिल से काम कर रहे हैं। तो इनकी ये जो लगन और मोहब्बत देखकर हमें 100% हम श्योर है कि इन्वेस्टमेंट होगी और बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरह आपने देखा हमारे दोस्त सिग्मा ग्रुप, दे ऑलरेडी कमिट एंड वी हैव जॉइंट वेंचर, वो फरवरी में अपना सेटअप पाकिस्तान में बना रहे हैं। डायरेक्टर जनरल टूरिज्म एंड कल्चरल अथॉरिटी KPK कामरान आफरीदी का कहना था कि KPK में सरमायाकारी के लातादाद मौके मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और दीगर सरमायाकार KPK में सरमायाकारी करें। हमारे अपने वतन के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, उनको हम अट्रैक्ट करें कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। और इसके अलावा दुनिया के बाकी इन्वेस्टर्स जो हैं उनको हम खैबर पख्तूनख्वा दुबई लेके आए हैं। हम पूरा एक महीना एक्सपो में प्रेजेंट भी करेंगे और उनके साथ कोशिश करेंगे कि हम जितने ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकें और लेके जाया जा सके, उसको लेके जाएंगे। इशाया तकरीब में जनरल सेक्रेटरी पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हलील बुनेरी, मारूफ बिजनेसमैन जन्नत आफरीदी, सदर PTI UAE मोहम्मद नवाज खान जदून, सदर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा खालिद हुसैन चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। अभी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और टूरिज्म और इन्वेस्टर के लिए ऐसे माहौल हमने फराहम किया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस बात पे फख्र करेंगे कि हम जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए 70% फॉरेनर अप्लाई करते हैं। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तानी रवायती खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मज़ीद खबर, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1746 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है।
سعودی محکمہ صحت کے مطابق کورونا وائرس کے مریضوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1746 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے مجموعی طور پر اب تک 5,59,852 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 افراد وبا کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,881 ہو چکی ہے۔ کورونا کی نئی لہر کے پیش نظر ایک بار پھر حفاظتی اقدامات لاگو کر دیے گئے ہیں۔ حرمین شریفین میں بھی سماجی فاصلے کی شرط دوبارہ سے عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کورونا وائرس سے بچاؤ کے SOPs پر عمل نہ کرنے پر بھاری جرمانے عائد ہوں گے۔ ماسک کا درست استعمال نہ کرنے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سعودی وزارت نے سعودی اور غیر ملکی شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھلے مقامات کے علاوہ بند جگہوں پر ماسک اور سماجی فاصلے جیسے کہ SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے۔